हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है यूपीएससी फाउंडेशन क्लासेस। तो स्वागत है आप सभी का यहाँ पे। और सबसे पहली बात कि आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा कोल्ड वॉर एरा का, क्योंकि हम हैं कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जो कि क्लास 12th की एनसीईआरटी है। तो आपको पार्ट 1 समझ में भी आ गया होगा। तो पार्ट 2 में चलने से पहले हम थोड़ा सा पार्ट 1 को देख लेते हैं। कैसे हमने उसमें क्या डिस्कस किया था बहुत जल्दी जल्दी से, कि वहाँ पे दो पार्ट्स थी, एक तो अलाइड पार्ट थी, एक एक्सेस पार्ट थी। ठीक है। तो अलाइड पार की जीत हुई और एक्सेस पार के ऊपर अलाइड पार की जीत थी, जिसमें यूएस ने लास्टली क्या किया कि जापान के ऊपर, यानी कि जापान के ही हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब्स गिरा दिए, एटम बॉम्ब्स। और यहाँ से ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड था और कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हुआ, जिससे रशिया को, यानी कि उस समय की यूएसएसआर को डर लगने लगा कि कहीं हमारे साथ भी कुछ ऐसा ना हो या आगे यूएस डोमिनेट ना कर जाए। इसलिए दो सुपर पावर्स हमारे सामने आई। तो हमने कोल्ड वॉर देखा कैसे क्या हुआ। अब बात करते हैं हम कि ये जो दो आपके ब्लॉक्स थे वो कैसे निकल के आए। यानी कि आज के इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो कि है आपका पार्ट 2। तो पार्ट 2 का जो फर्स्ट आपका टॉपिक है वो यही है कि द एमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। वो दो पावर्स कौन सी हैं वो आपको पता है, यूएस एंड यूएसएसआर। तो हुआ क्या कि इन्होंने अपना स्फीयर एक्सपैंड करना शुरू किया, वो भी डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है। तो वर्ल्ड में ये शार्पली डिवाइडेड हो चुके थे, एक वेस्टर्न अलायंस के फॉर्म में और एक ईस्टर्न अलायंस के फॉर्म में, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो जो स्मॉलर स्टेट्स थे अलायंसेस में, वो एक्चुअली सुपर पावर्स को लिंक के जैसे जोड़ रहे थे। वो अपने अपने पर्पसेस के लिए इनसे जुड़े हुए थे। ठीक है। तो अलायंस सिस्टम जो इन दोनों सुपर पावर्स के थ्रू चलाया गया था, वो एक तरह से थ्रेटन कर रहा था, क्योंकि वर्ल्ड दो पार्ट्स में बट चुका था। अब क्योंकि वो स्मॉलर स्टेट्स थे, वो अपने पर्पसेस के लिए जुड़े थे, तो ये जो आपका दो मेन डोमिनेंट पावर थी, ये इनको प्रोटेक्शन दे रही थी, वेपन्स, साथ ही साथ इकोनॉमिक एड देने का काम लोकल राइवल्स के खिलाफ एंड रीजनल नेबर्स के खिलाफ भी, जो राइवलरीज चल रही थी उनके लिए भी ये काफ़ी कुछ प्रोटेक्टिव चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है। इसीलिए वो भी जुड़े हुए थे स्मॉलर स्टेट्स। अब बात आती है कि जो दो कैंप्स आपके डिवाइड हो गए थे, है ना, तो दो वर्ल्ड हमारे सामने निकल के आए। ओके। फर्स्ट वर्ल्ड एंड सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ड भी साथ में। तो पहले हम इसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको यहाँ 3 कलर्स दिखाई दे रहे हैं इस मैप में। एक हो गया येलो, एक हो गया आपका ग्रीन, और तीसरा हो गया आपका रेड पार्ट। तो जिसमें जो फर्स्ट वर्ल्ड है वो आपके येलो पार्ट में दिखाई दे रहा है, और आपको मैप समझ में आ रहा होगा, तो इसमें यूएस, वेस्टर्न यूरोप एंड उनके अलाई कंट्रीज़ हैं। सेकेंड वर्ल्ड की ओर जैसे ही हम बढ़ते हैं, वो हमारा रशिया की तरफ कुछ कुछ जाता है, यानी यूएसएसआर की तरफ। तो कम्युनिस्ट ब्लॉक इसी में था, जिसमें आपका चाइना, क्यूबा, उनके कुछ फ्रेंड्स, सोवियत यूनियन पूरा वो, और बाकी जो रिमेनिंग नेशंस थे, जो ना कि यूएस की तरफ थे ना ही आपके यूएसएसआर की तरफ, वो हो गए आपकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, जिसमें हमारा इंडिया भी आ जाता है, अगर आप देखो मैप को ढंग से। ठीक है। तो होप आपको ये मैप समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हम ये पाते हैं कि भाई बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी वेस्टर्न यूरोप की, वो साइड कर रही थी आपके यूएस को। एंड जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ थी, फिर वो किसको साइड कर रही थी, वो सोवियत को साइड कर रही थी, है ना। यानी वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस, कुछ कुछ ऐसा। इसी वजह से ये नाम दिए गए थे। तो अब आपको ये दूसरा मैप दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको बहुत सारे मेंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे नाटो मेंबर्स, वॉर्सो पैक्ट मेंबर्स और दूसरे कम्युनिस्ट नेशन, और जो इन तीनों में ही ना आए वो अदर्स में आ जाते हैं। तो बहुत सारे कलर्स के थ्रू शो कर रहे होंगे। तो जो यूएसएसआर का पार्ट होगा पूरा आपका, रेड से जो शो कर रहा है, हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, जर्मनी वगैरह, बुल्गारिया वगैरह, वो सारे आपके वॉर्सो पैक्ट मेंबर्स में आ रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि वॉर्सो पैक्ट मेंबर कंट्रीज़ के नाम बताइए, तो यहाँ से आप देख सकते हो मैप के इस पार्ट से। इसी तरह से नाटो मेंबर्स में आप देखोगे तो फ्रांस का पार्ट, वेस्ट जर्मनी, इटली, नॉर्वे,
ब्रिटेन, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई दे रही होंगी। जो यूगोस्लाविया वगैरह का पार्ट है वो कुछ अलग कम्युनिस्ट नेशंस में होंगे, और जो इन तीनों में ही नहीं है, जैसे फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, आयरलैंड हो गया, वो सारे अदर्स में आ गए। ठीक है, तो होप आपको ये मैप भी समझ में आ गया होगा। इस मैप को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि ये इस तरह से दिखा रहा है कि यूरोप कैसे डिवाइड हुआ था कोल्ड वॉर के समय में। इसीलिए यहाँ पे आपको यूएस नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यूरोप एक तरह का मेन अरीना था उस टाइम का, यानी अखाड़ा था जिसको आप बोल सकते हो। ठीक, अब बात आती है कि नाटो नाम आया, वॉर्सो पैक्ट नाम आया, तो आपको जानना भी तो होगा ना इनके बारे में थोड़ा बहुत। तो इनके बारे में हम शुरुआत करते हैं। तो जो वेस्टर्न अलायंस थी वो फॉर्मलाइज हुई, नाम उसको दिया गया नाटो। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जो कि एग्जिस्टेंस में कब आया था? अप्रैल 1949 में। और 12 स्टेट का एक एसोसिएशन है नाटो, जिन्होंने ये डिक्लेयर किया कि कैसे आर्म्ड अटैक हो एक दूसरे पे इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। ओके, तो हर स्टेट ओबलाइज करेगा एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। ये वेस्टर्न अलायंस हो गया। अब बात आती है दूसरा ईस्टर्न अलायंस, जिसको हम वॉर्सो पैक्ट भी जान रहे हैं, जहाँ पे आपका यूएसएसआर आ गया था। तो इट वाज लेड बाय द सोवियत यूनियन। तो जहाँ नाटो 1949 अप्रैल में बना, वहाँ पे वॉर्सो पैक्ट थोड़े सालों बाद 1955 में बना। और इनका बेसिक फंक्शन यही था कि काउंटर करना है हमें नाटो के फोर्सेस को, जो कि यूरोप में हो रखे थे, है ना। तो यूरोप अभी एक सेंट्रल पॉइंट बन के निकल रहा है, क्योंकि जो इंटरनेशनल अलायंस हुए थे इस दौरान वो रिक्वायरमेंट थी सुपर पावर्स की, वो एक तरह का कैलकुलेशंस था स्मॉलर स्टेट्स का, क्योंकि उन्हें चाहिए थे प्रोटेक्शन और सुपर पावर्स को चाहिए थी कि हमारे अंडर कौन कौन है। इस वजह से आपका जो यूरोप था कहीं ना कहीं वो मेन एरिया बन गया था कॉन्फ्लिक्ट का, मेन प्लेस जिसको आप कह सकते हो। बल्कि कुछ केसेस में तो जो सुपर पावर्स थी आपकी, उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर का भी यूज़ किया ताकि कंट्रीज़ को अपने साइड में ला सकें, अपनी मित्रता में ला सकें। ओके, फिर क्या किया सोवियत यूनियन ने अचानक से, कि मतलब ये एक एग्जाम्पल के फॉर्म में निकल के आया कि सोवियत यूनियन ने यूज़ की अपनी इन्फ्लुएंस पूरे ईस्टर्न यूरोप में, उसे बैक किया अपनी आर्मीज़ के थ्रू उन रीजन में कंट्रीज़ के जहाँ पे सारा का सारा ईस्टर्न पार्ट था, ये इंश्योर करने के लिए कि पूरा का पूरा ईस्टर्न हाफ यूरोप का हमारे साइड आ गया है, ये हमारे इन्फ्लुएंस एरिया में है। ओके, फिर बात आती है कि ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया, जहाँ पे यूएस ने एक अलायंस सिस्टम तैयार कर रखा था, क्योंकि यूएस भी पीछे रहने वालों में से तो था नहीं। तो यूएस ने क्या तैयार कर रखा था? अलायंस सिस्टम, जिसका नाम दिया सीटो। क्या दिया? सीटो, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ सेंटो भी। सेंटो मतलब सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे मिडिल ईस्ट भी आ रहा है ना आपका। अब क्या किया भाई, जो सोवियत यूनियन था और कम्युनिस्ट चाइना था, इन्होंने रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया। ये काफ़ी क्लोज रिलेशंस में आ गए कुछ रीजनल कंट्रीज़ के। अब गेस करेंगे वो रीजनल कंट्रीज़ हो कौन कौन सी सकती थी, क्योंकि अगर चाइना का नाम आया तो वियतनाम ले सकते हैं आप। अब सब नॉर्थ का पार्ट ले रहे हैं, नॉर्थ वियतनाम आ गया, उधर से आसपास जुड़ा नॉर्थ कोरिया आ गया, साथ साथ इराक भी बैक करने लगे ये। तो जहाँ यूएस सेंटो और सीटो की बात कर रहा था, वहाँ सोवियत यूनियन और चाइना नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और इराक की बात कर रहे थे। अब समझ में आया आपको क्यों मैंने ये बोला कि ये थ्रेटेंड हो चुके थे, कि वर्ल्ड अब 2 पार्ट में बट चुका है। मतलब थ्रेटेंड वर्ल्ड हो रहा था, क्योंकि वो एक तरह से यूनाइटेड तो आप छोड़ ही दीजिए, पोलैरिटी आ रही थी कहीं ना कहीं, क्योंकि आगे आप पोलैरिटी की ही बात पढ़ोगे। ठीक है, सो क्रैक्स आए, बहुत सारे स्प्लिट्स हो गए थे, बहुत सारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ भी बन रही थी आफ्टर गेनिंग देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल पावर्स। जैसे कि कॉलोनियल पावर्स में आपके ब्रिटेन और फ्रांस, उन्होंने बहुत कंट्रीज़ को अपने अंडर कॉलोनी बना रखा था। तो वो बहुत सारी कंट्रीज़ अभी निकल के आ रही थी, जिसमें हमारा इंडिया भी था। हालांकि वो बहुत पहले ही निकल चुका था 47 में ही, बट स्टिल उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ निकल के आ रही थी, उनको फ्रीडम मिल रही थी। तो उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, इसलिए क्रैक्स और स्प्लिट्स बहुत सारे आने लगे अलायंसेस के बीच में भी।
अब इसमें आपकी एंट्री होती कम्युनिस्ट चाइना की, क्योंकि उनकी लड़ाई भी यूएसएसआर से चल रही थी टुवर्ड्स लेट 1950s। बट 1969 में एक ब्रीफ सा वॉर भी हो गया था इनके बीच में, टेरिटोरियल सा डिस्प्यूट था कि भाई ये टेरिटरी मेरी है तो ये टेरिटरी तुम्हारी है, ऐसे करके। तो एक अदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट भी अब हमारे सामने आ रहा है, जिसका नाम हम दे सकते हैं नैम, बोले तो नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसने उन इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को सहारा दिया जो कि इन अलायंसेस से काफ़ी दूर थी। जैसा कि अभी मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारी कंट्रीज़ फ्री होके बाहर निकल रही थी, तो उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम किस अलायंस की ओर जाएं। ठीक, तो आफ्टर ऑल जो सारे न्यूक्लियर वेपन्स और रेगुलर आर्मीज़ बन रहे थे, ये काफ़ी पावरफुल थे एंड कंबाइंड द पावर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्मॉलर स्टेट्स। और ये स्मॉलर स्टेट्स थे आपके एशिया के, आपके अफ्रीका के, इवन यूरोप में भी। तो इन सुपर पावर्स का कोई मैच नहीं था, क्योंकि कहीं कोई बढ़ पा ही नहीं रहा था इनके आगे। तो कुछ स्मॉलर स्टेट्स हेल्पफुल कैसे हुए सुपर पावर्स के लिए, क्योंकि भाई सुपर पावर्स अकेले आगे नहीं बढ़ रहे थे, इनकी मदद से ही आगे बढ़ रहे थे। तो मदद देखिए कहाँ पे हुई। पहली बात, रिसोर्सेज, वाइटल रिसोर्सेज मिले इनको इन द फॉर्म ऑफ ऑयल एंड मिनरल्स। दूसरी बात, टेरिटरीज, जहाँ से सुपर पावर्स ने लॉन्च किए अपने वेपन्स, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में बताया था, रशिया का बेस बना था वो। तीसरी बात, लोकेशंस जहाँ पे स्पाई कर सकें वो एक दूसरे को। और चौथी बात, इकोनॉमिक सपोर्ट। इकोनॉमिक सपोर्ट का मतलब क्या है आपका, कि भाई मिलिट्री एक्सपेंसेस उठा सकें स्मॉल अलाइज, थोड़ा बहुत पे करके, है ना। तो ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो रिसोर्सेज, दूसरी टेरिटरी जहाँ से लॉन्च किया जा सके वेपन, तीसरा आपका लोकेशन जहाँ स्पाई कर सकें, और चौथा आपका इकोनॉमिक सपोर्ट। तो ये इसीलिए आइडियोलॉजिकल रीज़न से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और लॉयल्टी थी एलाइज़ की, ताकि सुपर पावर्स जीते अपने आइडियाज़ में। कोई चाह रहा था कि लिबरलिज्म जीत जाए, तो कोई चाह रहा था कि सोशलिज्म जीत जाए। अब आगे देखते हैं कि जीतेगा कौन। तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखने पड़ेंगे अखाड़े। अरीना का मतलब तो अखाड़ा ही होता है ना। आप रणभूमि भी समझ सकते हो, आप रंगभूमि भी समझ सकते हो, जहाँ से हम अपने बैटल की शुरुआत करते हैं। तो ये कोल्ड वॉर का बैटल की शुरुआत सबसे पहले हो गई थी आपके क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से, जो कि आप नहीं भूल सकते हो। उसके अलावा कोल्ड वॉर ने बहुत सारे शूटिंग वॉर्स को भी जन्म दिया, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट था जानना। अब ये जो दो सुपर पावर्स थे वो कैसे चल रहे थे, मतलब डायरेक्टली कोरिया में वॉर हुआ 50 to 53 के बीच में, इसी तरह बर्लिन में हुआ, फिर कॉन्गो गया तो 1960s हो गया, और बहुत सारे ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पे ये वॉर्स चल रहे थे। उसके अलावा क्राइसिस और डीप होती गई और डीप होती गई, और कोई भी पार्टी बैक होने को तैयार नहीं थी। अगर हम और अरीनास की बात करें तो वॉर ने काफ़ी कुछ थ्रेटन कर रखा था इन दोनों सिस्टम्स के बीच में। बट हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी थी शुरू से लेके अंत तक, कि इन्होंने अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की थी। बहुत सारी लाइव्स हालांकि गई, लॉस्ट हुई, बिकॉज जहाँ वॉर होगी वहाँ लॉस तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो वो लॉसेस उठाए आपके कोरिया ने, वियतनाम ने, अफ़गानिस्तान ने इवन। बट वर्ल्ड अभी भी बचा हुआ था न्यूक्लियर वॉर से और ग्लोबल हॉस्टिलिटीज़ से। बहुत सारे ऐसे केसेस आए जहाँ पे डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन हुआ सुपर पावर्स के बीच में, इट कुडंट बी सस्टेन्ड, और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई, क्योंकि कम्युनिकेशन से बहुत कुछ बिगड़ भी जाता है तो बहुत कुछ बन भी जाता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी कंट्रीज़ जो कि आउटसाइड रहीं इससे। गेस कर लिया होगा आपने, यस, नैम कंट्रीज़। इन्होंने थोड़ा सा ना कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश की है, अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि इन्होंने उस क्राइसिस को अवॉइड करने की कोशिश की थी। उनमें सबसे पहला नाम अगर मैं लूँ तो वो हमारे देश के ही जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने एक तरह से नाम लीडर में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था, क्योंकि उन्होंने इस नाम को मीडिएट करने की कोशिश की थी। ठीक है, अब सबसे पहला मीडिएशन था आपके कोरियाज़ में ही। फिर बात करते हैं कि कोरियाज़ के अलावा कॉन्गो क्राइसिस हुआ था, जहाँ पे यूएन सेक्रेटरी जनरल ने बहुत बड़ा मीडिएटरी रोल प्ले किया था, क्योंकि कोई ना कोई लीडर तो निकल के आता ही है।
बाय एंड लार्ज अगर हम बात करें तो ये रियलाइजेशन था सुपर पावर्स के पार्ट का दैट बाय ऑल मीन्स इट शुड बी अवॉइडेड, और हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए इंटरनेशनल अफेयर्स में। तो जैसे जैसे आपका कोल्ड वॉर रोल होता गया एक अरीना से दूसरे अरीना में, वहाँ वहाँ रिस्ट्रेंट थोड़ी बढ़ती गई। तो जो कोल्ड वॉर था वो आपका एक तरह से अगर आप बताओ तो ह्यूज स्टॉक्स जो थे ना आपके आर्म्स के, वो अब ज़रूरी हो रखे थे ताकि वॉर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने पर रोका जा सके। और जो ये बाय द टाइम ये जो दो सुपर पावर्स थी ना वो भी समझ रही थी कि भाई अब कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। ईदर साइड माइट मिस कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेपन्स इन द पोजिशन ऑफ अदर साइड। और देखिए सबसे बड़ी बात, कम्युनिकेशन गैप तो बहुत हो ही रहा था। तो हर एक साइड सोच रहा था कि मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, और अदर साइड के इंटेंशंस को थोड़ा मिसअंडरस्टूड वो कर रहे थे। और अगर सोचो यही न्यूक्लियर एक्सीडेंट में बदल जाता कि वो वेपन्स को प्लेस कर रहे थे, वो अपना बेस बना रहे थे, तो क्या होता? तब क्या वाकई में वो जो सोच रहे थे ऐसा हो पाता? बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं कि अगर एक्सीडेंट हो चुका होता तो क्या होता, लीडर्स को क्या पता नहीं था, क्या वो जानबूझकर ऐसा कोई एक्ट कर रहे थे, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके भी दिमाग में आएंगे और उस समय वर्ल्ड के भी दिमाग में यही था। बट चलिए, इन टाइम यूएस और यूएसएसआर ने डिसाइड किया कि अब हमको कोलैबोरेट करना है इन लिमिटिंग और एलिमिनेटिंग सर्टन काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स। बात वहीं आके फिर से पहुंच जाती है कि एक स्टेबल सा बैलेंस उन्होंने बनाया वेपन्स के बीच में, एंड इट कुड बी मेंटेन्ड थ्रू आर्म्स कंट्रोल। मतलब हम आर्म्स ज़रूर लगाएंगे, हम प्लेस ज़रूर करेंगे, हम सबकी टेस्टिंग ज़रूर करेंगे, बट हम उसे मेंटेन्ड फॉर्म में करेंगे। तो ये स्टार्ट हुआ था आपके 1960s से, जब आपका दोनों साइड 3 सिग्निफिकेंट अग्रीमेंट में आके रुक गया। पहला था आपका लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, दूसरा था आपका न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जिसको आप एनपीटी के नाम से भी जानते हो, और तीसरा था एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हम आगे जाके लेसन्स में इन तीनों का मतलब बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी फ़िलहाल आप इन तीनों ट्रीटीज़ के नाम पे ध्यान दीजिएगा कि 1960 आते आते ये 3 सिग्निफिकेंट अग्रीमेंट साइन कर लिए गए थे। तो सुपर पावर्स ने बहुत राउंड्स खेले आर्म्स लिमिटेशन के, बहुत टॉक्स भी हुई, एंड दे साइंड सेवरल मोर ट्रीटीज़ टू लिमिट देयर आर्म्स, ताकि नुकसान ना हो किसी भी देश का। तो आई होप आपको ये लेसन भी समझ में आया होगा, जिसमें हमने मतलब अगर मैं छोटा सा एक ओवरव्यू दूं तो जिसमें हमने क्या किया कि कैसे आपके 2 ब्लॉक्स का इमर्जेंस हुआ, स्मॉलर स्टेट्स का इसमें क्या फ़ायदा था, या स्मॉलर स्टेट किस तरह से इनके लिए हेल्पफुल हुए इन दोनों सुपर पावर्स के लिए, ये हमने देखा। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे नॉन अलाइंड मूवमेंट को भी देखा कि वो कंट्रीज़ जो कि इससे स्टे आउट थी वो कैसे पिक्चर में आई। ओके, और इन 3 ट्रीटीज़ के बारे में भी हमने पढ़ा। हमने बहुत डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में नहीं पढ़ा, बट हमने 3 नाम जाने अभी। तो होप कि ये 3 नाम आपके आगे के बेस होंगे। तो चलिए इसी तरह से पढ़ते रहिए, और लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को जो कि यूपीएससी फाउंडेशन क्लासेस के नाम से है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।